हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एम्स कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं पिछले जितने भी क्लासेस लिए गए हैं आपको क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। इसीलिए मैं आज फिर से आपके सामने नया क्लास लेकर के आया हूं जो 10वीं क्लास के तीसरे चैप्टर परिवहन से होगा। पिछला 2 चैप्टर क्लियर हो चुका है और वो सारे क्लासेस भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज तीसरा चैप्टर मैं शुरू करना चाहूँगा और मैं ये बताता चलूँ कि पिछले जो 2 चैप्टर हैं या क्लास 10 के जितने भी चैप्टर है वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पीछे वाले सारे रिलेटेड होते हैं। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप पिछले चैप्टर्स को अच्छे से देखें, किताबों को पढ़ें ताकि आपको नया चैप्टर और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि अगर पिछला चैप्टर आपको अगर पढ़ा हुआ नहीं होगा तो नया चैप्टर समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 3 परिवहन। चूंकि हमने पिछले चैप्टर में आपको बहुत सारी बातें बताई, इससे आगे मैं आपको आज बताता हूँ। हम जानते हैं कि जीवित प्राणी जितने भी हैं, सजीव जितने भी प्राणी हैं, उनमें विभिन्न उपापचय क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिक क्रियाएं जो होती है, एक्टिविटीज होती हैं, उनके जीवन से संबंधित होती है। उनके लक्षण है कि अगर मेटाबॉलिक क्रियाएं नहीं होंगी तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। विभिन्न उपापचय क्रियाएं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शरीर की वृद्धि होना, शोषण होना, ऊर्जा का उत्पादन होना, ये सारी क्रियाएं होने के लिए हमारे शरीर में कोशिकाओं के अंदर ये सारी क्रियाएं होना जरूरी है। कोशिकाओं में विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है मेटाबॉलिक क्रियाओं को करने के लिए। अब इन आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति लगातार होनी चाहिए। अगर नहीं हो पाएगी तो हमारा शरीर ना तो वृद्धि कर पाएगा, ना ही हमारा शरीर ऊर्जा बना पाएगा और ना ही हमारे शरीर में कोई मेटाबॉलिक क्रिया हो पाएगी। इन पदार्थों को या जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, आवश्यक पदार्थ होते हैं, इनके परिवहन के लिए या इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में इनका परिवहन जरूरी होता है। इसके अलावा अगर हम कहेंगे तो हमारे शरीर में जो चीजें जरूरी हैं, जैसे कि मैंने बताया आवश्यक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल आदि जो भी पदार्थ हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे शरीर में पहले पेट में पाचन होता है। पाचन के बाद जो है वो सारा जो है आंतों के द्वारा पाचक रस चूस लिया जाता है और उसे रक्त में मिला दिया जाता है। रक्त उसे परिवहन करके अलग अलग जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वहां तक उनको पहुंचा देती है। इसके बाद कोशिकाएं उसको जरूरत के हिसाब से उपयोग करती हैं और हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का निर्माण करती हैं। ऊर्जा के निर्माण के फलस्वरूप हम या हमारा शरीर जो है वृद्धि करता है या विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है। तो हम कहेंगे कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के उपयोग का होना जरूरी है और उनके उपयोग या उन तक जो है उन चीजों को पहुंचाने के लिए परिवहन बहुत उपयोगी होता है। अब हम आगे आएंगे कि जब इनका उपयोग हो जाता है, मान लीजिए कि हमारे शरीर में ढेर सारी ऊर्जा बन गई। पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर में ऊर्जा बनने के फलस्वरूप बहुत सारे उपोत्पाद भी बनते हैं, यानी कि बाय प्रोडक्ट चीजें बनती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो है जल बनता है, जो हमारे शरीर में कोशिकाओं के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उसको जो है हमारे, जैसे कि मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो ये हमारे फेफड़ों के द्वारा फिर शरीर के बाहर वातावरण में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जो है बहुत सारी चीजें जो है ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी होती हैं, जिसे शरीर के बाहर निकालना भी आवश्यक होता है। तो जिस जगह पे ये अनुपयोगी चीजें बनती है वहां से लेकर जहां से इसका निष्कासन होना होता है वहां तक उन चीजों को, उन वस्तुओं को पहुंचाना भी जरूरी होता है। इसके लिए भी परिवहन बहुत आवश्यक होता है। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि आवश्यक चीजों को, आवश्यक पदार्थों को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने में और अनुपयोगी चीजों को हमारी कोशिकाओं से लेकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे हम परिवहन कहते हैं।
तो इस तरीके से हम परिवहन का अगर हम डिफिनेशन देखेंगे तो उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर उनके गंतव्य स्थान यानी के जहां से उनको बाहर निकलना वहां तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कहा जाता है। जीवों के शरीर में इस कार्य को करने के लिए एक विकसित तंत्र होता है जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं। हमारे जीवों में जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर ये जो है एक तंत्र की तरह काम करता है जिसे हम लोग परिवहन तंत्र कहते हैं। लेकिन अगर हम आते हैं एक कोशिकीय जीवों में तो वहां पर कोई परिवहन तंत्र नहीं होता, बल्कि वहां पे विसरण क्रिया के द्वारा परिवहन की क्रिया हो जाती है। वहां पे परिवहन के लिए किसी विशेष अंग की जरूरत नहीं होती है। परिवहन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पौधों में परिवहन, इसके बाद हम लोग आएंगे जंतुओं में परिवहन। आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि एक कोशिकीय जंतु या एक कोशिकीय पौधों जैसे क्लाइमेडोमोनास या शैवाल इत्यादि में परिवहन जो है विसरण प्रक्रिया के द्वारा हो जाता है। यहाँ पे किसी प्रकार के विशेषण यानी कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जटिल पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए वहाँ पर विभिन्न अंगों या फिर कह सकते हैं कि किसी विशेष तंत्र यानी कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। पौधों में परिवहन तंत्र में दो चीजें मुख्य रूप से भाग लेती हैं, जिसे कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों मिलकर पौधों का परिवहन तंत्र बनाते हैं। सबसे पहले हम जाइलम के बारे में जानेंगे। जाइलम एक ऐसा परिवहन तंत्र का एक ऐसा अंग है जो जड़ों से लेकर के तनों और पत्तियों तक जल तथा खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करता है। ये हमारे वातावरण से या फिर कह सकते हैं कि जमीन से या फिर मिट्टी से जो है जल और खनिज पदार्थों को जड़ों के द्वारा सोख लेता है और सोख कर तनों से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचा देता है। आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं, जाइलम यानी कि ये जा से शुरू होता है, ये जल का परिवहन करता है जड़ से लेकर के पत्तियों तक। इसके बाद जब पत्तियों तक जो है जल और खनिज लवण पहुंच जाते हैं तब पत्तियां इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के उपरांत यानी कि फोटोसिंथेसिस के बाद इनके साथ जो है बहुत सारा ये अपने पौधे अपने शरीर के लिए बहुत सारे भोजन बनाते हैं, जिसका उपयोग बाद में हम लोग भी करते हैं। और जो है उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है। जल वाष्पीकरण के द्वारा बाहर निकल जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के द्वारा स्टोमाटा के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है तथा जो भोजन बनाते हैं पत्तियां, ये उपयोग के लिए इनको फिर से वापस पौधे के हर अंग में भेजते हैं, जिसका काम जाइलम का नहीं होता बल्कि फ्लोएम का होता है। यहाँ पे फ्लोएम काम करता है और फ्लोएम उन पत्तियों से बने हुए भोजन को एक जगह से लेकर के यानी पत्तियों से लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों जड़ तना या फिर दूसरे जो अंग होते हैं वहां तक उनको लेकर के जाते हैं। इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम दोनों मिल करके पौधों में परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम पौधों के शरीर में होते हैं, ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और ये दोनों मिल करके संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग वस्कुलर बंडल कहते हैं। ये वस्कुलर बंडल पौधे के शरीर में जल को जड़ों से लेकर आने तथा बने हुए भोजन को पत्तियों से दूसरे अंगों तक पहुंचाने का काम मिल करके करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जाइलम और फ्लोएम में मुख्य अंतर क्या है। जाइलम और फ्लोएम में मुख्यतः 3 अंतर बताए गए हैं। सबसे पहला, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती हैं, ये जीवित नहीं होती हैं, बल्कि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। जाइलम यह जल तथा घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जाइलम जल और दूसरे खनिज लवणों को जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है तथा फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, यानी कि पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पत्तियों से लेकर दूसरे अंगों तक पहुंचाता है। जाइलम जल को कैरी करता है और फ्लोएम फल को या भोजन को कह सकते हैं, फल नहीं बल्कि भोजन को कैरी करता है। तीसरा अंतर, जाइलम में जल तथा घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है,
जाइलम में जल तथा जो खनिज लवण होते हैं इसका बहाव जो है जड़ों से लेकर पत्ती यानी कि नीचे से लेकर के ऊपर के तरफ करता है, यानी कि नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ ये जाते हैं। बल्कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ होता है, यानी कि पत्तियों से लेकर के नीचे जड़ों की तरफ भी आते हैं और जो है कभी कभी नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ भी ये जाते हैं। ये विभिन्न परिस्थितियों में होता है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पर, पौधों में परिवहन की क्रियाविधि किस तरीके से ये काम करते हैं। पौधों में जो परिवहन की क्रियाविधि होती है ये दो प्रकार से होती है। सबसे पहला होता है स्थानांतरण और दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन यानी के वाष्पीकरण के द्वारा। स्थानांतरण हमने अभी पढ़ा है। स्थानांतरण यानी के जैसे कि जाइलम जो है जड़ों से पत्तियों, जड़ों से खनिज या फिर जो है जल को जड़ों से उठा करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं, इस क्रिया को हम लोग स्थानांतरण कहते हैं। या फिर जो है फलों पत्तियों के द्वारा बने गए भोजन को पत्तियों से लेकर के दूसरे अंगों तक पहुंचाने की क्रिया को भी हम स्थानांतर ही कहेंगे। ये जो स्थानांतरण होता है ये जड़ों में मूल दाब के द्वारा होता है। ये मूल दाब के द्वारा ये क्या करते हैं कि जड़ों को पुश करके यानी कि धक्का देकर के जड़ों से जो है जल को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते हैं। दूसरी प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन। ये बहुत अच्छे से पौधों में काम करता है। जैसे कि जब जो है पत्तियों के द्वारा जो है जल वाष्पीकरण होकर के वातावरण में मिलता है तब वहां पर जो है जल की कमी हो जाती है और ये तेजी से जो है नीचे से जो है जल को ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिससे क्या होता है कि जड़ जो है नीचे जमीन से या फिर भूमि से मिट्टी से जल को या खनिज लवण को खींचते हैं और जब ये ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर से पत्तियां अपनी तरफ से खींचती हैं। इससे क्या होता है कि पौधे के हर अंग में पानी यानी कि जल और खनिज लवण की कमी जो रहती है वो पूरी हो जाती है, वहां पे कोई कमी फिर नहीं रहती। इस तरीके से जो है स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है पौधे के हर अंग में यानी कि हर पत्तियों तक जो है जल और खनिज लवण आराम से पहुंच जाता है। अब हम यहाँ पे आते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के लिए क्यों जरूरी है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो पत्तियां तो कोई भी पेड़ हरे भरे दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के जरिए ये सबसे पहले वातावरण में ये जल को छोड़ते हैं। जब वहां पे कमी हो जाती है तब ये जो है मिट्टी से पानी को हर अंगों तक खींच करके लेके चले आते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है इसका या फिर कह सकते हैं कि सबसे फायदा यह है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जो है हमारा वातावरण में नमी बनी रहती है। हमारे वातावरण में अगर वाष्पोत्सर्जन अगर पौधों में नहीं होगी तो हवा में वाष्प नहीं आएगा और हवा में नमी नहीं होगी। अलग अलग पौधे जो होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे कि छोटे पौधे, अगर हम मकई का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो मकई में प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल जो है हमारे वातावरण में छोड़ा जाता है। जबकि जो है दूसरा अगर बड़ा पौधा अगर देखेंगे, सेब का पौधा अगर देखेंगे तो उसमें जो है 10 से 20 लीटर जो है प्रतिदिन वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जल को वातावरण में छोड़ा जाता है। औसतन अगर हम इसका निकालते हैं, अगर एवरेज निकालेंगे तो एक पेड़ जो है अपने जीवन काल में यानी कि जब तक वो जीवित रहता है वो अपने भार से यानी कि जितना उसका वजन होता है उससे लगभग 100 गुना ज्यादा जल को वातावरण में छोड़ता है। मान लीजिए कि अगर कोई पौधा या कोई पौधा ही मान के चलते हैं जिसका वजन जो है अगर 2 किलो है तो अपने पूरे जीवन काल में जितने दिन वो जीवित रहेगा उतने दिनों में वो 200 लीटर लगभग जल को वातावरण में छोड़ देगा। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इसको समझ सकते हैं कि पौधों में किस तरीके से परिवहन होता है। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कृपया करके वीडियो के नीचे कमेंट में हमें लिखें कि क्या इसमें जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया इसमें क्या कमी रह गई या क्या नहीं समझ में आया, तो मैं अगले क्लास में इसे और डिफाइन करके बताऊंगा। आशा करता हूँ कि क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।